बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले फुल वेव रेक्टिफायर में सेंट्रल टैप रेक्टिफायर पढ़ा और अब जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का सेकेंड पार्ट जिसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो सेंट्रल टैप रेक्टिफायर से अच्छा क्यों है? क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर में जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो सेंट्रल टैप रेक्टिफायर से दुगना मिलता है। तो जल्दी से जानते हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो एक तो वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको चाहिए, ट्रांसफार्मर, और 4 आइडियल पीएन जंक्शन डायोड चाहिए, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड 4 आपको चाहिए और इन्हीं से हम ब्रिज बनाएंगे। और आपको चाहिए लोड रेजिस्टेंस एज यूजुअल जैसे पहले था RL। ये आपको इतनी चीज़ें चाहिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाने में। जब से हम लोगों ने रेक्टिफायर सर्किट पढ़ा है तो हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी वाली कॉइल है उसी का मेन रोल है। तो अब यहाँ पर हम सेकेंडरी वाली कॉइल ट्रांसफार्मर की बना देते हैं। तो ये है सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी 3 टर्मिनल्स होते हैं। इस वाले टर्मिनल को हमने S1 नाम दिया था, इस वाले टर्मिनल को हमने O नाम दिया था और इस वाले टर्मिनल को हमने S2 नाम दिया था। और यहाँ पर जो वोल्टेज आती है VI है, यहाँ पर जो वोल्टेज आती है VI है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक टर्मिनल जो था वो ओपन रहता था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में तीनों टर्मिनल जो है काम करते थे। ब्रिज रेक्टिफायर में भी ऐसा ही होता है। ब्रिज रेक्टिफायर में जो आपके 3 टर्मिनल हैं इनमें से आपका जो है एक टर्मिनल ओपन रहेगा। तो हमने क्या किया कि इसको जो है सेंट्रल वाले टर्मिनल को ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया। कोई भी 2 टर्मिनल वैसे आप ले सकते हैं। तो अब इस समय हमारे पास में चूंकि सेंट्रल वाले टर्मिनल को हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है तो हमने उसको यहाँ से हटा दिया। अब जानते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनता कैसे है, कैसे आप बनाओगे। तो 4 आइडियल पीएन जंक्शन डायोड हैं, 4 में से 2 पीएन जंक्शन डायोड आप बनाइए 1 by 1, जिनके जो हैं NN आपस में कनेक्टेड हों। जो मैंने बोला उसको यहाँ पे लिख देता हूं। 4 आइडियल पीएन जंक्शन डायोड हैं, 2 बनाए in which NN कनेक्टेड। जो NN रीजन होता है, P और N रीजन। तो सबसे पहले हम लोगों को 2 डायोड बनाने हैं जिनके NN आपस में कनेक्टेड हो। तो ये एक डायोड हमने बनाया, ये रहा P और ये रहा N। और फिर ये रहा P और ये रहा N। ये आपका डायोड है, ये डायोड है और कहा गया है कि इनके पहले आपस में NN कनेक्ट कर दीजिए। तो लीजिए NN आपस में कनेक्ट हो गया। भाई ये P होता है, ये N होता है, ये आपका P है और ये N है। तो याद कैसे रखेंगे उसके लिए आपको यहां पर मैंने रफली एक अप्रोच बनाई है, उसको ध्यान रखना। अब इसी के साथ यानी कि इस कनेक्शन के साथ में पैरेलल में आपको जो है 2 डायोड, 4 थे, 4 में से 2 तो आप बना चुके हैं। अब 2 बनाइए जिनके PP आपस में कनेक्टेड हो, 2 बनाएं जिनके PP आपस में कनेक्टेड हो, जिनके PP कनेक्टेड हो आपस में, PP कनेक्टेड। तो 2 डायोड आपके 4 में से 2 इंगेज हो चुके हैं यहां पर। अब 2 और लेते हैं जिनके PP आपस में कनेक्टेड होंगे। तो फिर से हमने यहां पर डायोड बनाए, PP कनेक्ट करना है। तो ये रहा P, ये N, ये N होता है और ये आपका P है, ये P है। दूसरा वाला डायोड लिया, दूसरे वाले डायोड के लिए भी P कनेक्ट करने हैं आपस में। तो ये रहा P और ये रहा आपका N, PN PN PN, ये कनेक्ट कर दिए।
तो आप देख सकते हैं कि PP आपस में कनेक्ट करके दो डायोड बना लिए और NN आपस में कनेक्ट करके दो डायोड बना लिए। अब क्या करें इसके बाद, अब ये आपस में जो है इनको कनेक्ट कर दिया जाए पैरेलल वे में। ये लीजिए कनेक्ट कर दिया आपस में। और अब इसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है इसको S1 S2 के साथ जोड़ दिया जाए। तो ये हमने S1 के साथ और S2 के साथ में इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों एक काम करते हैं कि क्योंकि ये जो जंक्शन है वो N से कनेक्टेड है, ये वाला N ये वाला N, इसलिए इस वाले जंक्शन को हम कैपिटल N लिख दे रहे हैं। और ये जो जंक्शन है ये चूंकि PP कनेक्ट है तो यहाँ पर एक कैपिटल P लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कैपिटल P लिख दिया याद रखने के लिए कि NN कनेक्टेड था और PP कनेक्टेड था। अब देखिए आपके पास में क्या रह गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी ये है और 4 आइडियल जंक्शन डायोड आपके हो गए, लोड रेजिस्टेंस रह गया। तो ये जो NN का जंक्शन पॉइंट है और PP का जो जंक्शन पॉइंट है, इन्हीं के बीच में हम लोग लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा लोड रेजिस्टेंस RL। तो ये तो इसका सर्किट डायग्राम हो गया। आप कैसे बनाओगे तो ये आपका सर्किट डायग्राम से पता चल गया। अब क्या वर्किंग इसका कैसे होगा, वर्किंग प्रिंसिपल जरा देखते हैं। तो जब S1 S2 पर इनपुट वाली वोल्टेज आएगी या इनपुट सिग्नल आएगा तो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो ये रहा इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिंग नेचर, प्लस माइनस। ध्यान से आप देखिएगा, डायोड चूंकि 4 हैं तो नाम ले लेने चाहिए हमको। तो इस वाले डायोड को D1 नाम दे दिया, D1 D2 D3 इस तरीके से जो है मान लेते हैं। तो D1 ये रहा, D2 ये रहा, D3 और ये रहा D4। ये 4 डायोड हैं जिनके कि हमने वहां पे नाम दे दिया। जैसे ही हम बात करेंगे फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो फॉर पॉजिटिव हाफ इनपुट साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ इनपुट साइकिल के लिए देखते हैं कि क्या है। S1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। S2 कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये तो बहुत ही कॉमन सी अब बात हो चुकी है। अब देखिए जैसे ही आपने बोला कि S1 आपका जो है वो पॉजिटिव होगा और S2 आपका निगेटिव होगा, तो देखो कौन कौन से फॉरवर्ड बाइस में है। आप ये देखो, ये वाला डायोड ये P है, प्लस से कनेक्टेड है, और डायोड D2 का माइनस से कनेक्टेड, सॉरी N जो है प्लस से कनेक्टेड है। ध्यान से आप देखिए दोबारा, ये आपका जो है P अगर प्लस से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बाइस, और अगर N वाली साइड प्लस से कनेक्टेड है तो रिवर्स बाइस। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो D1 है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, और जो D2 है वो रिवर्स बाइसिंग में है। अब जरा इधर देखिए निगेटिव, तो यहां पर आप देखिए D3 का P किससे कनेक्टेड है, माइनस से, और D4 का N किससे कनेक्टेड है, माइनस से। तो यहां पर D3 कैसा हो गया, रिवर्स बाइसिंग है D3 की, D3 रिवर्स बाइसिंग, और जो D4 है दैट इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग तो आप जान चुके हो, जंक्शन डायोड में आपको डिटेल में बताया गया। फिर एक बार देख लो, D1 का P प्लस से कनेक्टेड फॉरवर्ड बाइस, D2 का N प्लस से कनेक्टेड तो रिवर्स बाइस, D3 का P निगेटिव से कनेक्टेड तो रिवर्स बाइस, और D4 का N नेगेटिव से कनेक्टेड तो फॉरवर्ड बाइस। तो यहां पे जो D1 है वो एक्शन मोड में है और D4 भी एक्शन मोड में है, यानी कि जो करंट होगी D2 से होकर के तो फ्लो नहीं होगी, नो करंट, D2 से होकर के कोई करंट नहीं होगी, D3 में भी कोई करंट नहीं होगी, लेकिन जो करंट है वो D1 और D4 से होकर के होगी। और करंट कैसे फ्लो होती है, P से N। तो देखिए यहां तो कोई करंट होगी नहीं तो क्रॉस लगा दे रहे हैं, यहां पर कोई करंट नहीं है क्योंकि ये वाला जोन जो है रिवर्स बाइस में है। सिमिलरली यहां कोई करंट नहीं है क्योंकि ये भी रिवर्स बाइस में है, तो क्रॉस लगा दे रहे हैं। अब जो करंट होती है दैट विल बी फ्रॉम P to N, तो ये करंट रही P to N ये, और यहां तो करंट जानी नहीं है तो ये करंट इस रास्ते से चलेगी
और फिर ये करंट ऐसे, और ये पूरा का पूरा सर्किट करंट के लिए आपका रास्ता बना देगा। अगर हम इस करंट को I लिखें तो ये देखिए करंट I है, ये I है, ये I है। करंट I लगातार सर्किट में मेंटेन है, और जिनसे होकर के ये करंट जा रही है तो वो जो डायोड एक्शन में है उनको देखिएगा। और जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा। अभी तो जो डायग्राम है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इसलिए अच्छे से आप देख लीजिए। यानी लिखने वाला जो काम है वो यहीं से आप जो है कर सकते हैं, जो एनालिसिस बोर्ड पर लिखी हुई है कि फॉर द पॉजिटिव हाफ इनपुट साइकिल D1 is in forward bias, so allow the current, and D4 is in forward bias, allow the current, but D2 and D3 not allow the current, and current take place in the circuit। कैसे? तो वो डायग्राम में आप देख पा रहे हो। जब आप नेगेटिव साइकिल की बात करोगे, इसी में हम चेंज करते हैं, तो जब हम नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे, नेगेटिव हाफ इनपुट साइकिल की बात करेंगे, सर्किट में भी चलिए चेंज करते हैं आपको समझाने के लिए। तो जब हम नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो पोलैरिटी चेंज होती है। देखते हैं कि उस समय करंट कैसे फ्लो करती है और किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। सब कुछ पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो भी था वो हमने यहां पे रफ कर दिया। जैसे ही हम नेगेटिव इनपुट साइकिल की बात करेंगे तो S1 कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और S2 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अब चेक करते हैं कौन किस बाइस में है। तो D1 का जो P है वो माइनस से जुड़ गया, तो डायोड D1 रिवर्स बाइस में आ गया। D2 का N नेगेटिव से जुड़ गया, और N अगर नेगेटिव से है, P अगर पॉजिटिव से है, तो फिर ये तो फॉरवर्ड बाइस होता है। तो D2 यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग में आ गया, फॉरवर्ड बाइसिंग। और D3 का P किससे कनेक्टेड है, प्लस से है। D3 हमारा जो है फॉरवर्ड बाइस में आ गया। और D4 का N किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है, तो D4 यहां पर रिवर्स बाइस में आ गया। यानी एक तरीके से देखा जाए कि पहली वाली जो कंडीशंस थी उसका इनवर्स यहां पर हो गया। तो जो रिवर्स बाइस है वो तो करंट अलाउ नहीं करेंगे, तो यहां पर तो करंट होनी नहीं है, अलाउ ही नहीं होनी है। तो D1 फॉरवर्ड बाइस में है, कोई करंट नहीं होगी। मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं कि D1 से होकर के कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और D4 भी रिवर्स बाइस में है, तो यहां पर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्रॉस लगा दे रहा हूं। अब देखिए करंट फ्लो करेगी D2 और D3 से। तो करंट कैसे फ्लो होती है, वही P से N। तो देखिए करंट का I, ये रहा I, चला और फिर यहां से होता हुआ, और ये यहां तो जाना नहीं है D4 में, तो ये ऐसे करंट चलेगी I सर्किट अपना कंप्लीट करेगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट को सर्किट में फ्लो करा रहे हैं D1 और D4, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट को फ्लो करा रहे हैं D2 और D3। लेकिन मजेदार बात यहां पर यह है कि लोड रेजिस्टेंस में जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है वो एक ही जैसी है। आप देख सकते हो N से P है, N से P ऑलवेज। और जब करंट की डायरेक्शन स्पेसिफिक हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि भाई वो डीसी करंट है। एक्चुअल डीसी तो नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल डीसी की ना तो वैल्यू बदलती है और ना ही डायरेक्शन बदलती है। एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का। तो ये अपनी जो है इनपुट है, इनपुट सिग्नल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये रहा इनपुट। और ये आउटपुट है, आउटपुट। लोड वाले रेजिस्टेंस में जो करंट है वो लगातार फ्लो हो रही है, डायरेक्शन में स्पेसिफिक है।
तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो अभी डिस्कस हुआ था, तो D1 ने और D4 ने मिल करके जो है करंट को फ्लो कराया था। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करस्पॉन्डिंग करंट बना रहे थे D1 और D4, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट कौन बना रहे हैं? D2 और D3, D2 और D3। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन है? D1 और D4। नेगेटिव के लिए करंट कौन बनाएंगे? D2 और D3। इस तरीके से इनपुट की पूरी यानी कि फुल वेव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इस पूरी वेव के लिए आउटपुट में करंट लगातार मिलती रहती है। एक बार फिर से मैं बोल दूं यहां पर कि जो करंट मिल रही है वो डायरेक्शन में तो निश्चित है, लेकिन वैल्यू में क्या हो रही है? बदल रही है। आप देख सकते हो ग्राफ में। तो यहां पर जो हमको डीसी मिलती है वो प्योर डीसी नहीं मिलती। अभी हम इस डीसी को फिल्टर सर्किट से पास करा के फिर हम प्योर डीसी बनाते हैं। तो जिस तरीके से सेंटर टैप रेक्टिफायर में लगातार फुल साइकिल के लिए, इनपुट साइकिल के लिए लगातार करंट मिल रही थी, इसी तरीके से यहां पर भी करंट मिल रही है। अब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो सेंट्रल टैप रेक्टिफायर से थोड़ा सा बेटर क्यों है? तो उसके पीछे एक तो वजह ये है कि जब हम यहां पर वोल्टेज निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज हमने सेंट्रल टैप रेक्टिफायर में जो आउटपुट वोल्टेज निकाली थी वो निकाली थी VI, लेकिन यहां पर जब हम निकालते हैं तो 2 × VI। तो ब्रिज रेक्टिफायर में आउटपुट वाली वोल्टेज सेंट्रल टैप रेक्टिफायर से दुगनी होती है। एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि सेंट्रल टैप रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर को 3 टर्मिनल ट्रांसफार्मर में होने ही चाहिए। आप जरा सोच के देखिए, जो सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर था उसमें ट्रांसफार्मर के तीनों टर्मिनल इंगेज हो गए थे, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में अगर आपके पास में 3 टर्मिनल का ट्रांसफार्मर नहीं है तो भी काम चल जाएगा। एक ये फायदा है इसका। तो यहां पर अगर हम बेनिफिट्स लिखें तो BR माने ब्रिज रेक्टिफायर गिव्स 2 times आउटपुट वोल्टेज देन सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर सेंट्रल टैप रेक्टिफायर के कंपेयर में दुगनी आउटपुट वोल्टेज देता है। एक तो ये फायदा है, और दूसरा बेनिफिट अगर हम लिखना चाहें तो BR यानी ब्रिज रेक्टिफायर रिक्वायर्ड ओनली 2 टर्मिनल ट्रांसफार्मर, जबकि वाइल CTR सेंट्रल टैप रेक्टिफायर वांट 3 टर्मिनल का ट्रांसफार्मर इसको चाहिए। जब हम इसका रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर निकालते हैं तो इसका भी रिपल फैक्टर 0.48 आता है और फॉर्म फैक्टर कितना आता है? 1.11। तो ये था आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो आपके ये दोनों रेक्टिफायर जो थे फुल वाले ये कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो PN जंक्शन डायोड की जर्नी है वो कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके आगे हमें एक नया यूनिट, नया आर्टिकल लेना है। तो इस पूरे के पूरे रिजल्ट को, रेक्टिफायर को आप अच्छे से देखिए। कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, थैंक्स टू ऑल।